मैं करण जाखड़ आपसे विजिट करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल करण जाखड़ ब्लॉग्स पर। आज एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ मैं, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा है और हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके जैसा कार्य करना चाहिए। आज मैं मिलने आया हूँ डॉक्टर हरीश गोदारा जी से, जिनको हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ने सम्मानित किया है उनके अच्छे कार्यों के लिए। उपखंड क्षेत्र के सिंगनौर, जो कि झुंझुनू में आता है, वहाँ के निवासी हैं। तो अब जानते हैं हरीश जी से आखिर ये प्रेरणा उनके अंदर कैसे आई, जानते हैं उनसे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आज मैं मिलने आया हूँ डॉक्टर हरीश गोदारे से, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया है और इनको ट्री मैन से भी जाना जाता है। तो जानते हैं आखिर ये जो प्रेरणा कहाँ से मिली इनको पौधे वगैरह लगाने के लिए। ये मैं शुरू से केजरी के वृक्ष के प्रति मेरा लगाव रहा है। छोटे से जब मैं छोटी क्लासेज में पढ़ता था तो पेड़ पौधों की विशेषता के बारे में कहीं पढ़ने को मिला पाठ्यक्रम के हिसाब से। उसमें अमृता देवी का नाम सुना। खेजड़ी को बचाने के लिए कैसे अपने प्राण दिए, कितने लोगों ने अपने प्राण दिए। तो हमने सोचा कि बचपन से ये शुरू में धारणा रही कि ये पेड़ तो बड़े इम्पोर्टेंट है। जो आदमी कट जाता है पेड़ के चिपक करके, पेड़ को नहीं काटने देते हैं। उसमें पुरानी व्यवस्था में भी जब ऐसे आदमी थे तो उनसे मैंने भी ये प्रेरणा दी कि मैं भी कुछ करूं। तो पेड़ पौधों को छोटे से था तो भी मैं पानी दूर से लाना भी ला करके भी उनको पानी डालता था। थोड़ा बहुत छोटा जब उसका खेजड़ी का जो छोटा पेड़ जब नहीं होता था उसको डालने की कोशिश करता था। हमारी कृषि की लाइक जो खेती थी उसके अंदर ऐसा कोई पेड़ दिखता तो वो पानी डालता था। आगे चल करके मेरे को दिमाग में आया कि एक मैंने ट्रस्ट भी बनवाया। उस ट्रस्ट के माध्यम से ये वह पर्यावरण को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, विश्व के इसे या प्रदूषण के इसे अति खराब स्थिति है उसको बचाने के लिए मुझे भी इसके अंदर अपना योगदान देना चाहिए। इसलिए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनेटेड वातावरण पैदा करें, प्रदूषण को भगाएं और साथ ही में हमारा क्या हो कि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये संदेश लेके जाए कि पेड़ आवश्यक है, पेड़ को बचाना आवश्यक है, पेड़ का लगाना और उसको विकसित करना और उसको फल और फलों में विकसित करना, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य और धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ काम है। ऐसे सोच करके मैंने ये पेड़ पौधे लगाने का मुहिम शुरू किया और मेरे साथी और मेरी टीम किशन देव गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान के माध्यम से हम हर साल पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम होते हैं। और इस बार तो हमने रिकॉर्ड तोड़ 121,000 पौधे लगाए, जिसमें 1100 पौधे बड़ और पीपल के लगाए, झुंझुनू जिला और विशेष करके उदयपुर। बड़ और पीपल के पौधे ही सबसे ज़्यादा क्यों, उसका कारण क्या है? बड़े और पौधा देखो, हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी संस्कृति की कोई हमारी संस्कृति में न जाने क्या क्या भरा हुआ है, अपन पढ़ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। ये हमारे युवाओं का आज उधर ध्यान नहीं जा रहा है। साधु संत या हमारे जो महात्मा या महापुरुष जिनका वो पेड़ों के प्रति कितना पेड़ पूजन होता रहा है, आज भी वो हमारी माता और बहनी पीपल और बड़ की पूजा करते हैं। वो एक संदेश देते हैं, ये बहुत उपयोगी। वो उनकी छाल तो मेडिकेटेड के रूप मेडिकेशन के रूप में काम आती है। उनकी जो ऑक्सीजन जो सबसे बड़ा भंडार जो छोड़ते हैं रात को, हर पौधा लगभग पौधे
जानकारी के अनुसार लगभग पौधे रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन बरगद और पीपल का जो पेड़ है वो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए क्या है कि वो कितनी तो पक्षियों का घर बनाने का अवसर दे रहे हैं, कितने आदमियों के लिए अच्छी छाया दे रहे हैं, सघन छाया, इसके अंदर कितने आदमी विस्तार करते हैं, रात्रि के अंदर भी उसके नीचे कोई सोता है तो ऑक्सीजनेटेड वातावरण मिलता है। तो इस कारण से इनकी महत्ता हमारी धार्मिक आस्था के साथ में हमारे पुराने काल से अभी तक चली आ रही है। आज भी हमारी माता बहनी उस आस्था को बनाए रखने के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ये जो आपने बहुत सही लिया, अभी जब मैंने एक आयुर्वेदिक का कोर्स करा था लॉकडाउन के अंदर, तब मैंने पढ़ा कि अपन जो खा रहे पी रहे प्रोसेस फूड वगैरह इतना सही नहीं है सेहत के लिए। जितना हो सके हम फल फ्रूट या जैसे हमने बताया कि घर में उगा के खाएं तो ज़्यादा हेल्थी हमारे लिए, ज़्यादा अच्छा तरीके ये सही है। ये जैसे क्या है कि मैं भी मेरे हिसाब से लोगों को कहता भी हूँ, मैं लोगों की बात भी करता हूँ। मैं मेरे घर के अंदर ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, कभी भी रासायनिक खाद नहीं डालता हूँ। और मैं घर में ये चाहता हूँ कि जो भी सब्जी हो घर में पैदा करो, और जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है उसको खाना भी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह का भी पौधे, जैसे आप देख भी रहे हैं हमारे यहाँ इतने पौधे लगा रखे हैं जिसमें हर तरह के फ्रूट्स के भी पौधे हैं। सब्जी भी खूब लगाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों को भी देते हैं, मिलने वालों को भी देते हैं। जब सब्जी का सीजन होता है, तैयार होती है तो सब्जी उनको भी देते हैं। तो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि शुद्ध सब्जी है, तो पता लगता है कि बाजार से लाने वाली सब्जी जो आज के टाइम पे इन केमिकल्स रसायनों के उनके अंदर डाल करके, यहाँ तक कि उनको इंजेक्शन दे करके सब्जी भी तैयार करते हैं और इतनी दवाएं डालते हैं, जिसके कारण से आज हमारे स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ा कारण है ये बीमारी के अंदर। ठीक है, मेडिसिन खूब है, इलाज भी हो रहे हैं, और विकसित भारत आज है जो विकसित भारत बनने जा रहा है, विकासशील भारत विकसित भारत में तब्दील हो रहा है। तो वो सब क्या है कि हमारे साधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन तो बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य का जो प्रॉपर जो जितना हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर जितना जो इन रासायनिक पदार्थों का जितना उपयोग होने जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही घातक हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए हमको ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ावा देना चाहिए। और मेरा हमेशा ये रहा, पेड़ के पालन करो, उसकी शुद्ध हवा मिलेगी, घर का खाना खाने की कोशिश करो। एग्रीकल्चर वाला जो खेती है आदमी है वो क्या है कि दूसरों को भी अच्छी सब्जी खिलाए, ये जहाँ तक हो सके वहाँ तक गोबर की खाद, ये रासायनिक खाद से बचनी चाहिए। लेकिन अधिक पैदावार करने के लिए किसान देखता है मेरी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, इसलिए वो रासायनिक डाल रहा है। लेकिन यदि वो विश्वास करके और इसमें अपनी जो गौमूत्र या इसके गौशालाओं से खाद डालने की भी कोशिश करेगा तो वहाँ फसल कम नहीं होगी, लेकिन उसकी उपलब्धता कम होती है। क्योंकि गोधन को पालने वाली बात आजकल की है नई, इसमें इस वैज्ञानिक युग के अंदर जो कल वाले जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो सारे हर काम भी शारीरिक क्षमता कम हो गई। गोधन का जो विशेष करके बैल से खेती होती थी वो बात लगभग क्या विलुप्त हो गई। इस कारण से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनका खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए रासायनिक पदार्थ वो रासायनिक खाद डालते रहो, पैदावार बढ़ाते रहो। अब इसको खाने वाले में क्या असर होगा, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लंबे समय के बाद इसका असर सामने को देखना पड़ेगा। हमारे राजस्थान के अंदर गंगानगर साइड में वो राजस्थान नहर के कारण से आजकल इंदिरा गांधी नहर जिसको कहते हैं, उसके कारण से पानी की सुविधा हुई तो पैदावार खूब हुई, लैंड होल्डिंग भी ज़्यादा थी, ज़मीन लोगों के पास खूब थी, इतनी अधिक यूरिया। और वहाँ से इतनी अधिक बीमारी, विशेष करके कैंसर की बीमारियाँ इतनी अधिक पैदा होने लग गई। बीकानेर में बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण से एक ट्रेन का नाम ही ये रख दिया है कि कैंसर ट्रेन है। तो देखो क्या हालत बन रही है। तो लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए उनको अपन को सजग रहना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमको इस दिशा के अंदर और अधिक मेहनत करनी चाहिए, सोच रखना चाहिए और इस दिशा के अंदर हमको और अधिक बढ़ना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि दवाइयों की जगह अपन अगर आयुर्वेद का जो खान पान है फॉलो करें तो अच्छा है। कि जैसे अभी लॉकडाउन में मुझे बुखार हुआ था, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, मात्र 36 घंटे में मेरा बुखार 102 से नॉर्मल हो गया और बॉडी पेन कुछ भी नहीं आया। वही जो मैंने एलोपैथी का देखा है
7 से 10 दिन तक हालत खराब हो जाती है। ये देखिए, एलोपैथिक के निश्चित रूप से कोई कोई साइड इफेक्ट होगा, और आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट दवाई काम भी करेगी, टाइम लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, वो उसका अन्यथा कोई प्रभाव उसका नहीं छोड़ती है। इसलिए इस जमाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपने जो पूर्वजों की जो चलाई हुई आयुर्वेद थी, वो हमारी संस्कृति को फॉलो करना चाहिएगा और करना पड़ेगा। जो कि हमारे अच्छा, अब जैसे आपने अपना उदाहरण बताया कि भाई मैं अस्वस्थ हो गया था, मैं वहां से दवाई ली, ये लिया, ये बात सही है। हमारे शरीर में इन मेडिकल दवाएं रिलीफ देती हैं, पूरा क्योर नहीं करती, और रिलीफ देते हैं। वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी अपना आप ही डेवलप होगी। जब हमें शुद्ध खान पान होगा तो हमारी इम्यूनिटी होगी, तो पहले तो हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। किसी भी डिजीज का पड़ता है तो वो इम्यूनिटी स्वयं डेवलप होती है बॉडी की, अपने शरीर की। ये ईश्वरीय योगदान है कि हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर इम्यूनिटी सब तक डेवलप हो। आप रेस्ट भी कर लो कि बुखार के अंदर, खांसी जुकाम बुखार होती है, कंप्लीट रेस्ट करो। आप अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार आप काढ़ा लो, आप गर्म पानी पीते रहो, नींबू का पानी पीते रहो, आप बिना किसी दवाई की भी आप ठीक हो जाओगे। और ये ऐसा तो मैं तो कई बार करता हूँ, एक दिन में रेस्ट कर लेता हूँ, गर्म पानी, खाना पीना भी है जो उसमें क्या है कि मैं बहुत ही कम कर देता हूँ, और यानी कि बराबर जूस वगैरह कुछ भी जो भी गर्म करके और पानी पीना, रेस्ट करना, उसके बाद मैं तो ठीक हो जाता हूँ। अभी तक की मेरी यही स्थिति, ऐसा कोई बीमार भी नहीं पड़ा कभी। साधारण कोई बुखार कभी हुई तो उसके अंदर कंप्लीट रेस्ट एक दिन, और दूसरा दिन भर गर्म पानी, बिना इच्छा की खूब पानी, और हमारे जो क्या है कि जो विकार के रूप में, पेशाब के रूप में पानी निकालो सारा शरीर से, बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ये बात एकदम बिल्कुल सही कही आपने। जब से आयुर्वेद के बारे में मैंने पढ़ना चालू किया तब से ये लगा है कि एलोपैथी वगैरह को छोड़ो, और अपने जो पुराना जो है ना ज्ञान जो पूर्वजों का है, वो जो किस तरीके से खाते पीते थे, ये रात की ठंडी रोटी, वो सुबह दूध के अंदर या छाछ या दही जिनमें उनके छते, वो सुबह उठते नाश्ता करते थे। और आज की तारीख में ये गाँवों के अंदर सुबह उठते लोग चाय पीते लोटा भर के, उसके बाद दिनचर्या चालू करते हैं। ये सही है, ये हमारा स्वास्थ्य का बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है आज की चाय संस्कृति। ये हमारे जैसे पुराने आदमी थे, चाय हमारे यहाँ खूब होते हैं, चाय के बागान ने विश्व के सभी देशों में चाय जो उपलब्धता होती है, उसमें हिंदुस्तान में भी शायद मैं नहीं कह सकता कौन सा नंबर है, पर कम से कम 2, 3, 4 नंबर में से भारत का चाय उत्पादन में नाम है। लेकिन विदेश में भेजते थे, लेकिन आज हमारी खपत इतनी ज़्यादा हो गई है, दिन भर चाय पीना कोई समय नहीं है। हमारे अंग्रेजों का शासन रहा तो उन्होंने ये चाय पीना सिखा दिया। क्या सिखा दिया? वो एक चाय पीते थे जो कभी भी वैसे वो चाय जिस रूप में हम पीते उस रूप में नहीं पीते थे, वो दवाई के रूप में पीते, वो दवाई के रूप में उसका चाय का भी उपयोग है। ये जो शुद्ध चाय की पत्तियां हों जो आज उपलब्ध नहीं हो रही हैं, शुद्ध चाय की पत्तियां हैं, और उनको उबाल करके या पानी में डाल करके पियोगे, जरूरत हो तो शुगर डाल लो, बाकी वैसे भी पियोगे तो हाइजीनिक है, फायदेमंद है, वो मेडिकेटेड है। और अंग्रेजों ने तो ये चाय के लिए अपनी मोनोटोनी हटाने के लिए चाय के साथ वो अवश्य ही कुछ न कुछ खाते थे। हमारे यहाँ तो जैसे आप ही नहीं बताया है कि वो चाय सुबह उठती सबसे पहले तो वो ब्रेड थी, अंग्रेजों के साथ तो वो कुछ खाने की आदत थी, और इनके यहाँ तो दिन भर वो चलेगा। एक आदमी के 5-7 तो हाँ नमकीन होते, बिस्कुट हो या कुछ भी टोस्ट वगैरह जो भी कुछ न कुछ वो साथ खाते। और अपने यहाँ तो क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक 15-10 चाय, और एवरेज हर आदमी के 8-7 चाय तो हो ही जाती है। चाहे वो कोई किसी घर में जाता है, कोई टाइम नहीं होता है तो भी चाय पिलाओ, किसी के वो खुद जाता है या उसके घर में आता है तो चाय के सिवाय और वो आप साधन नहीं मानते हैं। पहले रोटी के टाइम पे खाना खिलाते थे, और जो नाश्ता का टाइम जिसको जो आप जो बता रहे थे दही दूध की जो इस तरह की जो दही दूध की जो बातें होती थी, वो उनको बात की था, वो नाश्ता उसमें होता था, रोटी होती थी घर की शुद्ध रोटी, घर का चाहे बाजरा हो चाहे उसके अंदर कहरिया, सांगरा, फोगला, ये सांगरी फोगला, इस तरह की जो हमारी ओरिजिनल सब्जी के साथ खाना खिलाते थे। शुद्ध दूध और दही मिलता था, और इसके अलावा शाम के टाइम पे भी दूध मिलता था, दोपहर को भी दही मिलता था, रोटी के अंदर घी लगाया जाता था, वो भी शुद्ध होता था। आज घी आते हैं, कितनी तरह की कंपनियां घी बनाते हैं,
डालडा नहीं होता तो शुद्ध नाम से भी वो घी के अंदर क्या क्या मिलावट आती है, ये इस देश के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं व्यापारी। और ये क्या किस तरह से क्या सोचते हैं क्या करते हैं, ये किसी के स्वास्थ्य की चिंता न करके अपने पैसे कमाने वाले जो बात भी करते हैं। इसलिए यदि जो मैं तो विशेष करके कहूँ कृषक वर्ग कोई भी सुने या जाने या समझने की कोशिश करे तो अपना शुद्ध खान पान तो वो तो रखे, दूसरों को खिलाने की कोशिश करे। ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी है वो भी चाय की बड़ी शौकीन है, उनकी मैंने बंद कर दी। तो शुरू में तो उन्होंने बहुत वो फिर भी मान ली थी मेरी, बट अब उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। अब उन्होंने ब्लैक टी पे आ गई तो उन्हें वो अच्छा लगता है। ये आप उनके होनहार बेटे अपनी मम्मी को आदत छुड़ा दी, बाकी मम्मी की आदत छुटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसमें आपने कोई न कोई क्वालिटी है जो आपकी मम्मी को आपने ये कन्विंस किया है कि आपने उसकी साथ छुड़ा दी। ब्लैक टी पे आ गई, धीरे धीरे उसको भी छोड़ देंगे और ब्लैक टी शक्कर दोनों छुड़वा दी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और दीर्घायु में स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन वो पूरा करेंगे। तो इसलिए ऐसे आपका जो प्रयास है वो समाज के लिए होना चाहिए। समाज क्या होता है कि बहुत जल्दी भूल जाता है। एक बार मुझे याद आ रहा है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे को तो मेरे फॉलोअर हो तो वो बोले आप चाय पीना बंद कर दो। लोगों को बड़ा अटपटा भी लगा लेकिन छोड़ी भी, और वो कुछ समय के लिए साल 2 साल के लिए, ये लगभग 1980-79 की बात है, लोगों ने एक मिशनरी रूप में ये छोड़ना शुरू किया, बहुत छोड़ी और साल 2 साल बाद भी सब वही वापस उसी रफ्तार पे आ गई। तो इसलिए आपने यदि अपनी मम्मी को ऐसा करके कुछ करवाया है तो मैं इसको कहूँगा कि आप में ये बहुत बड़ी हिम्मत है, आप में बहुत क्वालिटी है। जो मम्मी को जो आपको शिक्षा देती है उनको आपने ऐसा करवाया तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इसके लिए बहुत ही तारीफ के काबिल है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कमल। ऐसा हर व्यक्ति को, हर युवा को ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो भी इससे दूर है, इसका मतलब वो भी चाह से दूर है, अपने परिवार को भी दूर रखे। वो देखा देखी से क्या वातावरण बन जाता है उसे कम करें, कम से कम नहीं तो कम करनी चाहिए। कम कर दो, ज़्यादा मत करो। सुबह उठते कुछ खाओ पियो अपना खाना, फिर उसके बाद पियो तो क्या है कि वो उनके स्टमक को नुकसान नहीं करता है, तो इंटेस्टाइन होता है वो सड़ जाता है। जी। आपको सन 1998 में राज्यपाल और 1999 में राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित किया गया था, उसका ये बड़े फख्र की बात है। मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने शिक्षा जगत में रहते हुए भी मेरी एक्टिविटी क्लास के टीचर और टीचिंग के जो काम के साथ साथ भी मैंने अन्य भी समाज के लिए, समाज सुधार के लिए जो किया जा सकता है, पर्यावरण के लिए जो किया जा सकता है, जो विद्यालय के संवर्धन और विकास के लिए जो किया जा सकता है वो कार्य करता रहा। उस कार्य को किसी के दिमाग में आई तो क्या है कि उसे कहीं ना कहीं मेरा नाम स्पॉन्सर किया। मुझे राजस्थान सरकार से राज्यपाल द्वारा 1998 के अंदर पुरस्कार मिला। मुझे बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि मैंने देखा कि काम करने का कोई न कोई पहचानता है और काम करता हुआ ईश्वर तो देखता है कि दूसरे भी कहीं ना कहीं पहचान होती है। एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, 100 बार नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर उसके बाद और काम करता रहा। 1999 के अंदर भारत सरकार का सर्वोच्च शिक्षक सम्मान जो राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के अंदर भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा जो मुझे सम्मानित किया गया, मुझे अपने आप को और मुझे अपने पूर्वजों को, मेरे माता पिता को याद करते हुए, मेरे गुरुजनों को याद करते हुए कि हमें ये सद्बुद्धि दी जिसके कारण से हमको किसी काबिल समझा गया। राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे मुझे कोई सम्मान या जो पहचान बनी वो मुझे अपना आप में बहुत ही सौभाग्य की बात महसूस की और अपना आप में फख्र हुआ शिक्षक के नाम से। और शिक्षक होने का मुझे बड़ा आभास हुआ कि प्रशासनिक सेवाओं को लोग सब बड़ा मानते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगा कि मेरा शिक्षक होना मुझे अपने आप में बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरी मातृभूमि को, मिट्टी को मैं धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस तरह की प्रेरणा दी कि मैं कुछ काम कर सकूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे बहुत। ये आपका ग्रेटनेस है, आप इतनी दूर दराज से चल करके हमारे छोटे से ग्रामीण अंचल में आए पधारी, इसके लिए मैं आपको मन से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारी बात भी आप जगह जगह पर आपके प्रसारण के माध्यम से जगह जगह सुनने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका व्यक्ति से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से कि लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए ताकि नहीं कुछ लाइफ में एक अच्छा मतलब एक कोई ऐसी चीज पकड़ें जिसको कुछ अच्छा हो समाज का सुधार? आपके लिए, मेरे लिए नहीं, लोग अगर सुन रहे हैं युवाओं के लिए। युवाओं तो देखो आज का युवा वो रास्ता भटक रहा है, वो रास्ते के ऊपर चले। सबसे पहला काम है अपनी पढ़नी पढ़ानी संस्कार उससे सहित संस्कार रखते हुए अपने माँ बाप के जो आचरण है उनको देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए
समाज हित के लिए जो कर सके वो उनका करने का प्रत्येक कर्तव्य बनता है। मैं मेरे युवाओं से, विशेष करके मेरे भाई बहनों से, ये मैं विशेष करके मेरी बेटियों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो देश हित के लिए, अपनी हित के लिए, अपने और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र हित के लिए जो कुछ कर सके करें। और पूरा करने का मतलब है से दूर रहें। आज का युवा दूरव्यसन से गिरता जा रहा है, तो उनसे जहाँ तक उसके बचना चाहिए और उनके गार्जियंस, परिवार के जो जागरूक सदस्य है उनको भी उनके पूरा वास रखना चाहिए। आज की जो संस्कृति है वो युवाओं को मुझे कई जगह देखने को मिलता है, बड़े भारी व्यसन से गिरे हुए हैं, उनसे दूर कैसे किया जाए मैं चिंता करता हूँ। और हर युवा को बड़ा सचेत होना चाहिए, अपना करियर बनाओ, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाओ, अच्छा शुद्ध खान पान होगा, अच्छा स्वास्थ्य, विचार अच्छे रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। विचारों में विकृति आने से भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, खान पान से बिगड़ता है। ये बात आपने सही हो कि आजकल क्या छोटा बच्चों के तंग करता है तो घर वाले ये ले मोबाइल पकड़ ले। अब शाम को बच्चा खेलना चाहता, अरे नहीं बाहर मत जा, गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब आज जो मैं देख रहा हूँ जनरेशन 50% से ऊपर बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए कि बस मम्मी पापा कुछ देंगे तो हम खाएंगे, बाकी उनका खुद ही कोई सोच नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ तो मैं बहुत आपसे ये मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। तो आपने जो मेरी बात से सहमत की तो मैं बात से मानता हूँ। इसके लिए पेरेंट्स अपनी बला टालने के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं कि मैं तो काम करती रहूँगी, या मैं मेरी सहेली आई है उसे गपशप लगाती रहूँगी, या मैं मेरा खेत का काम कर लूँ, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसकी आँख खराब होगी, उसकी आदत खराब होगी। आज के मोबाइल के ऊपर क्या नहीं आ रहा खराब होने के लिए, या मैं कह रहा हूँ उनको दूरदर्शन पढ़ने का और कोई माध्यम ही नहीं है। इससे आपका जो इतना सोशल मीडिया हो गया है, मोबाइल के ऊपर न जाने क्या क्या देखने को मिलता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं फिर वो आदत पड़ जाते हैं, मोबाइल नहीं देते तो खाना नहीं खाते। ऐसे मैंने देखा है, ये भी सही पहले मैं मोबाइल दूंगी तब खाना खाऊंगा, और माँ पेरेंट्स उसको मोबाइल देते हैं, बेटा खाना खा तो मोबाइल देख। अरे बेटे वो खाना अभी नहीं तो कल मिलेगा, वो भूख लगेगी तब खाएगा, बाद में खिला देना। अभी इसको खिला करके तू क्यों इसको राजी करना चाहता है? यानी इसकी जिद को करोगे तो वो उसका क्या है कि वो ऐसी वैसा है, वो आपका स्टूबोर्न बन जाएगा, इतना जिद्दी बन जाएगा कि आने वाले भविष्य में उसके लिए, पेरेंट्स के लिए भी वो चिंता बन जाता है। लेकिन ये पेरेंट्स सोच नहीं पाते हैं। इसका मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूँ और पेरेंट्स से बात करता हूँ, बच्चे को अपनी मित्रतावत उसके साथ में संपर्क रखो ताकि वो दूसरे मित्र बनाए नहीं। इतना 100 में से क्या एक अच्छा होता है, 99 उनकी आदतें सही नहीं होती तो वो क्या सिखा के जाते हैं। मैं तो मानता हूँ जो खराब है ना उसकी भी अच्छी आदत सीखो, अच्छी आदत सीखो। तो ये पेरेंट्स बच्चे के साथ खुल के बात करेगा। स्कूल जाना है अपना काम समझ लिया पेरेंट्स ने कि स्कूल पढ़ा दिया, पब्लिक स्कूल में भेज दिया, बड़ी अच्छी स्कूल में भेज दिया, बच्चा सब कुछ वहीं तैयार हो जाएगा। अरे घर का वातावरण तो ज़्यादा टाइम है, स्कूल में सपोज 6-7 घंटे लगा दिए तो आप 17-18 घंटे घर में लगा रहे हो, तो घर का वातावरण ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो घर के अंदर उसके शुद्ध संस्कार और उसके जो डाले जाएंगे तो वो कोई न कोई रूप में वो अच्छा ही वो पकड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स जागरूक रहे, स्कूल का भी ध्यान रखिए, घर का भी ध्यान रखिए। जो आज के लिए यूथ है, ये एडोलेसेंस एज की जो यूथ है, जिसका जो जिस तरह का भटकाव होता है, ये मोबाइल संस्कृति, मोबाइल का उपयोग भी बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके लिए जो क्या है कि जो बच्चे होते हैं उसको वो अच्छा ही नहीं पकड़ के उसको बुराई वाली चीज़ों को सबसे पहले पकड़ता है। ये तो हर इंसान का है कि वो अच्छी चीज कभी नहीं लेता, वो हमेशा बुरी चीज लेता है। जी। जो आपने जो चीज़ बोली थी ना कि बच्चे जिद्दी, तो मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। तो ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे कुछ खाने की पर्टिकुलर चीज़, तो मैंने जिद करी अम्मी को कि मैं खाऊंगा, तो मम्मी ये है कि ओ पड़ी हुआ है खा ले चुपचाप, नहीं तो भूखो मारे कोई फर्क को नहीं पड़े, भूख लागे खा भी ठोगी तो इसीलिए आपने इसलिए सुधारवाने कुछ करने की ठान रखी है। वो आपने मम्मी की वो जिद, मम्मी आपकी जिद पूरी करती रहती है, तो आप मम्मी की वो बिगड़े होते। मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा है, अब वो उनकी मम्मी ऐसा है कि मतलब जब उनको खाना अच्छा बेटा खाने का टाइम हो गया, चलो मैं बनाती हूँ, क्या खाओगी तुम? और मेरी मम्मी ऐसे, ये बना है खाना तो खा ले, नहीं खाना तो भूखो रहे, उससे कोई फर्क नहीं। और खाना इस समय बन जाएगा, लेट हुआ तो ठंडा खा, मगर वो खाना टाइम पे बन जाएगा। संस्कार तो आपकी मम्मी बहुत संस्कार थे और उन्होंने आपकी बात को नहीं माना। मैं इस बात को आपकी मम्मी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो आपकी बात हो, उनकी बात है जो आपकी जिद को पूरा करती रहती, तो आज इस मुकाम पे आप नहीं पहुँचते जो आप राष्ट्र स्तर के ऊपर जगह आप घूम रहे हैं, लोगों के आप में जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी समाज के लिए कुछ देन करने की
सोच रहे हैं, तो वो वही संस्कारों का परिणाम है। इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरा तो बस एक मुकाम मिल जाए मुझे, तो मुझे उन लोगों को प्रेरित करना है जो सोचते हैं कि जीवन से हमारे ये हो गया तो जीवन खत्म हो गया। ये आपके लिए बड़ी प्रेरणास्पद है। जैसे आप एक्सीडेंटली आपके जैसे क्या है कि पाँव के अंदर फ्रैक्चर होते हुए, नुकसान होते हुए, आपने बड़ी हिम्मत और उत्साह के साथ में आपने जो कुछ किया वो बहुत बड़ी बात है। आज भी उत्साह है कि मैं भ्रमण करता हूँ पूरा इंडिया के, आपने बताया कि पूरे देश के हर जगह भ्रमण करने की कोशिश करता हूँ। और मैं मेरे मैं लोगों का कौन क्या कर रहा है, अच्छा काम करने वालों को मैं समाज में प्रसारण कर रहा हूँ। इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपसे प्रेरणा लेने से कभी निराशा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रकृति है, ईश्वर से बड़ा कोई चीज नहीं, वो जो करेगा उसको आप सहज स्वीकार करें। ये आपसे प्रेरणा लेकर के वो बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा तो एक ही मकसद है, पूरा विश्व घूमना है बस बाइक से। बहुत अच्छी बात है, ये आपका मिशन सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं आपका इस मिशन को पूरा करें, आप विश्वव्यापी आदमी बने, विश्व को अच्छा संदेश देते रहे और जीवन का एक उद्देश्य बना कर जीवन के अलग ही आनंद है, उसका आनंद लेते हुए जीवन के आनंद 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 लेते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, कमेंट में बताएं मुझे कि आपको क्या बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ आपसे। बाय बाय, जय हिंद।